1971 की ठंडी नवंबर की रात, अमेरिका का उत्तर पश्चिमी इलाका, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। दूर दूर तक जंगल और पहाड़, और उनके ऊपर गरजते बादल। तेज हवाएं चल रही हैं जो हर चीज को हिला रही हैं। उसी वक्त आसमान के बीच उड़ रहा है एक बोइंग 727। ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी। उसके अंदर डर, सन्नाटा और रहस्य सब एक साथ मौजूद थे। कॉकपिट के अंदर पायलट विलियम स्कॉट अपने यंत्रों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उनके हाथ स्टीयरिंग पर हैं, लेकिन माथे पर पसीना है। को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भी अपनी कुर्सियों पर बेचैनी से बैठे हैं। तीनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही, बस वही आवाजें, इंजन की गड़गड़ाहट और हवा की तेज सीटी। अचानक पूरा जहाज हल्का सा हिल जाता है, जैसे पीछे की तरफ कोई भारी चीज हटी हो। सबकी नजरें मिलती हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। कैप्टन, रियर स्टेयरकेस डिप्लॉय हो गई है। अब सब समझ चुके थे। जिस आदमी ने इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रखा था, वो प्लेन से बाहर निकल चुका है। हजारों फीट की ऊंचाई से काले तूफानी आसमान के बीच एक आदमी ने छलांग लगाई थी। उसके पास सिर्फ एक पैराशूट था और $200,000 नकद। Passenger has jumped. Repeat, passenger has jumped. उस रात एक अनजान आदमी अंधेरे में गायब हो गया। उसका नाम था डैन कूपर, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे जाना डीबी कूपर के नाम से। उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसे आज आधी सदी बाद भी कोई समझ नहीं पाया। क्या वो जिंदा उतरा? क्या उसका पैराशूट तूफान में फट गया? क्या वो जंगल में कहीं मरा पड़ा था? या फिर क्या वो आज भी कहीं आजाद घूम रहा है? उस रात की सच्चाई अब तक एक पहेली है, लेकिन इतना तय है, यह इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी हाईजैकिंग था। 24 नवंबर 1971 की दोपहर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का माहौल सामान्य था। थैंक्सगिविंग आने वाला था, इसलिए हर तरफ भीड़ थी। लोग जल्दी जल्दी अपनी फ्लाइट्स पकड़ने में लगे थे। कोई फैमिली सिएटल जा रही थी, कोई बिजनेस ट्रिप पर था। भीड़ के बीच से एक आदमी धीरे धीरे टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा। उसकी चाल बिल्कुल काम थी, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। वह औसत कद का था, न बहुत लंबा न बहुत छोटा। उम्र लगभग 40 के आसपास। उसके बाल नीटली सेट थे और वह डार्क सूट, सफेद शर्ट और काली टाई पहने हुए था। One ticket, Northwest Orient Airlines Flight 305 to Seattle, one way. कैश निकाला, $20 बिल्स। बिना किसी हड़बड़ाहट के उसने पैसे दिए और टिकट ले लिया। टिकट पर लिखा गया नाम डैन कूपर। उसने टिकट पॉकेट में रखा और धीरे धीरे डिपार्चर गेट की ओर बढ़ गया। कोई उसे ध्यान से देखता तो कहता, बस एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी आंखों पर काले सनग्लासेस थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस झलक रहा था। कुछ ही देर बाद बोर्डिंग शुरू हुई। पैसेंजर्स लाइन में खड़े थे, अपने टिकट्स दिखा रहे थे। कूपर भी बिना किसी परेशानी के लाइन में शामिल हुआ। उसने गेट से एंट्री की और बोइंग 727 में चढ़ गया। फ्लाइट 305 में कुल 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। छोटी सी उड़ान पोर्टलैंड से सिएटल, लगभग 30 मिनट की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा सफर एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। कूपर ने प्लेन में जाकर काल्मली सीट 18C चुनी, बिल्कुल बीच की रो, खिड़की के पास। उसने ब्रीफकेस अपने पास रखा और आराम से बैठ गया। होस्टेस आई तो उसने एक स्माइल के साथ बर्बन विस्की ऑर्डर की और एक सिगरेट जला ली। आसपास बैठे यात्री उसे एकदम शांत और सोफिस्टिकेटेड मान रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह आदमी कुछ ही देर में इस फ्लाइट की पूरी दिशा बदलने वाला है। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसका तरीका एकदम कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट था, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसे क्या करना है। इस तरह एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले आदमी की एंट्री हुई, लेकिन यह आदमी आने वाले 50 सालों तक अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। फ्लाइट 305 हवा में उड़ चुकी थी। नवंबर की ठंडी शाम का आसमान बाहर से बिल्कुल काला दिख रहा था। खिड़की से सिर्फ बादलों का सागर और हल्की बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। प्लेन के अंदर माहौल एकदम शांत था। कुछ यात्री मैगजीन्स पढ़ रहे थे, कुछ अपनी आईज बंद कर सो रहे थे। कैबिन क्रू ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहा था। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन सीट 18C पर बैठा वह आदमी, डैन कूपर, अब अपनी असली चाल शुरू करने वाला था। कूपर ने काल्मली अपनी बर्बन विस्की का सिप लिया। उसने सिगरेट से धुआं बाहर निकाला और फिर अपनी जैकेट की इनर पॉकेट से एक छोटा सा फोल्डेड नोट निकाला। Miss, better you read it carefully. Ma'am, you really should read it. I have a bomb. फ्लोरेंस के हाथ कांप गए। उसने नोट खोला। साफ साफ लिखा था, मेरे पास इस ब्रीफकेस में बॉम्ब है।
आप यहीं बैठ जाइए और इंस्ट्रक्शंस सुनिए। फ्लोरेंस की नजर कूपर के ब्रीफकेस पर गई। कूपर ने धीरे से ब्रीफकेस का ढक्कन खोलकर उसे अंदर दिखाया। वायर्स, लाल रंग की सिलिंड्रिकल स्टिक्स और एक बैटरी। फ्लोरेंस की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब कोई शक नहीं था, यह आदमी मजाक नहीं कर रहा। कूपर ने काम आवाज में अपनी डिमांड्स रखी। $200,000 कैश, सिर्फ $20 नोट्स में, 4 पैराशूट्स, और सिएटल में उतरते ही प्लेन को रीफ्यूल करने के लिए ट्रक तैयार होना चाहिए। फ्लोरेंस बिना समय गंवाए कॉकपिट की तरफ बढ़ी। पायलट विलियम स्कॉट ने नोट पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि अब इस फ्लाइट की कमांड कूपर के हाथ में है। ग्राउंड अथॉरिटीज को तुरंत मैसेज भेजा गया। FBI, पुलिस और एयरलाइन ऑफिशियल्स के बीच पैनिक फैल गया। एक तरफ यात्रियों की सेफ्टी थी, दूसरी तरफ एक आदमी जिसने खुद को बॉम्ब के साथ बैठा बताया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कूपर का बिहेवियर। वह बिल्कुल काल्म था। उसने एयर होस्टेस से खाना ऑर्डर किया, विस्की सिप करता रहा, सिगरेट पीता रहा। पैसेंजर्स को उसने डिस्टर्ब भी नहीं किया। उनमें से किसी को पता ही नहीं चला कि उनका प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। जैक हो। वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल था। कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, जैसे उसे सब पता था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। सिएटल की ओर प्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कैबिन के उस छोटे से कोने में एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री लिखी जा रही थी। सिएटल की ठंडी और बारिश भरी रात। एयरपोर्ट पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रनवे पर बिखरी रोशनी गीली जमीन पर चमक रही थी और दूर से आती फ्यूल ट्रक की गड़गड़ाहट पूरे माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। इसी समय आसमान में उड़ रहा था फ्लाइट 305, एक छोटा सा बोइंग 727। कैबिन क्रू के दिल तेज तेज धड़क रहे थे, लेकिन पैसेंजर्स अब भी बेखबर थे। उन्हें लगा कि बस वेदर खराब है, लैंडिंग डिले हो रही है। पर सच यह था कि उनके बीच बैठा एक आदमी टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था, डैन कूपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वेदर कंडीशंस के कारण सिएटल पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। कृपया आराम से बैठे रहिए। असलियत किसी को नहीं बताई गई। यही एयरलाइन और FBI की स्ट्रैटेजी थी, पैनिक अवॉइड करना। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में मीनवाइल हलचल मची हुई थी। पूरा माहौल वॉर रूम जैसा हो चुका था। FBI एजेंट्स मैप्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर निगाह गड़ाए बैठे थे। पुलिस ऑफिशियल्स रनवे को कॉर्डन कर रहे थे और एयरलाइन स्टाफ फेडरल रिजर्व बैंक से आए $200,000 नोट्स को केयरफुली बैग्स में भर रहे थे। हर नोट का सीरियल नंबर लिखा गया ताकि बाद में इनसे कूपर को ट्रेस किया जा सके। लेकिन FBI के लिए असली डिलेमा था पैराशूट्स। पहले तो FBI फेक पैराशूट्स देने की सोच रही थी ताकि कूपर सरवाइव न कर पाए, लेकिन कूपर ने बड़ी चालाकी से 4 पैराशूट्स की डिमांड रख दी। FBI को शक हुआ कि शायद वो किसी क्रू मेंबर को भी साथ ले जाने की धमकी देगा। अगर पैराशूट्स फेक हुए और किसी इनोसेंट की जान चली गई तो FBI की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। मजबूरी में FBI को असली पैराशूट्स देने पड़े। प्लेन के अंदर कूपर मीनवाइल पूरी तरह रिलैक्स था। उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस से विस्की मंगवाई और काम आवाज में कैजुअली पूछा, कैश रेडी है? वो सिगरेट पीता रहा, स्मोक हवा में छोड़ता रहा और बीच बीच में पैसेंजर्स को देख लेता, लेकिन उनसे इंटरैक्ट नहीं करता। उसका पूरा फोकस डील पर था। बाद में फ्लोरेंस ने कहा था, उसकी आवाज स्टेडी थी, उसमें डर नहीं था। वो किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल जैसा लैग रहा था, जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं हो। आखिरकार रात के 8 बजे बोइंग 727 ने सिएटल के रनवे पर उतरना शुरू किया। लैंडिंग अनयूजुअल थी। रनवे की लाइट्स डिम कर दी गई थीं, इमरजेंसी व्हीकल्स दूर खड़े थे और स्नाइपर्स स्टैंड बाय पर थे। लेकिन ऑर्डर्स साफ थे, किसी भी हाल में गोली नहीं चलानी। प्लेन को टैक्सी करके रनवे के आइसोलेटेड हिस्से में ले जाया गया, जहां दूर दूर तक कोई और एयरक्राफ्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक वैन आई। उसके पीछे FBI एजेंट्स की टीम थी। वैन से 4 पैराशूट्स और 2 बड़े कैश बैग्स उतारे गए। एयरलाइन स्टाफ बैग्स उठाकर प्लेन तक लाए। कैबिन क्रू ने ट्रेम्बलिंग हैंड से वो बैग्स कूपर तक पहुंचाए। कूपर ने काम एक्सप्रेशन के साथ कैश बैग्स खोले और नोट्स चेक किए। उसने बंडल्स जल्दी जल्दी पलटे, सीरियल नंबर्स चेक करने की जरूरत ही नहीं समझी। फिर पैराशूट्स उठाए और एक एक करके वेरीफाई किए। संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। सभी पैसेंजर्स को जाने दो। FBI और एयरलाइन मैनेजमेंट दोनों चाहते थे कि पैसेंजर्स सेफ निकल जाएं। एक एक करके 36 पैसेंजर्स को प्लेन से रिलीज कर दिया गया। रनवे पर खड़ी FBI टीम ने देखा, लोग बस कैजुअली फ्लाइट डिले समझकर उतर रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी जान पर अभी अभी कितना बड़ा खतरा टल चुका था। अब प्लेन के अंदर सिर्फ वही लोग बचे थे, डैन कूपर, पायलट विलियम स्कॉट
को पायलट रटाचाक, फ्लाइट इंजीनियर और 2 एयर होस्टेसेस। प्लेन अब पूरी तरह उस रहस्यमयी आदमी और उसकी प्लान के कंट्रोल में था। कैश और पैराशूट्स लेने के बाद कूपर ने काल्म लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में कॉकपिट की ओर निर्देश दिया, प्लेन को मेक्सिको सिटी ले जाओ। क्रू स्तब्ध था। इतना लंबा सफर, इतनी देर की फ्लाइट और ऊपर से वेदर भी खराब, लेकिन कूपर प्रिपेयर्ड था। उसने कंडीशंस साफ साफ बताई। प्लेन सिर्फ 10,000 फीट एल्टीट्यूड पर उड़ाया जाए, स्पीड 170 नॉट्स से ज्यादा न हो, लैंडिंग गियर नीचे ही रहे, कैबिन लाइट्स बंद रखी जाए और रियर स्टेयरकेस डिप्लॉय करने की फैसिलिटी अनटच्ड रहे। कॉकपिट में बैठे क्रू अब पूरी तरह समझ चुके थे कूपर का असली प्लान क्या है। वह मेक्सिको तक प्लेन को उड़ाने का इरादा नहीं रखता था। वो बीच रास्ते कहीं ना कहीं प्लेन से कूदने वाला था। सियाटल की ठंडी और बारिश भरी रात, बोइंग 727 अब रनवे पर खड़ा था। सारे पैसेंजर्स उतर चुके थे। कैबिन में सिर्फ कुछ क्रू और वो रहस्यमयी आदमी डैन कूपर बचा था। कूपर अपनी सीट पर काम बैठा विस्की की आखिरी सिप ले रहा था। उसकी आंखों पर अभी भी डार्क सनग्लासेस थे, रात के अंधेरे में भी। सिगरेट की हल्की लाल चमक उसकी कोल्ड पर्सनालिटी को और डरावना बना रही थी। प्लेन के बाहर FBI एजेंट्स बिनोकुलर से लगातार देख रहे थे, लेकिन उन्होंने गौर किया कि यह आदमी न घबराता है न जल्दबाजी करता है। उसके हर स्टेप कैलकुलेटेड थे, जैसे उसके पास ऑलरेडी सब कुछ प्लान हो। कूपर ने क्रू को कामली कहा, अब प्लेन मेक्सिको सिटी जाएगा, लेकिन रूल्स मेरे होंगे। उसने कंडीशंस साफ साफ बताई। प्लेन 10,000 फीट से ऊपर नहीं जाएगा, स्पीड 170 नॉट से ज्यादा नहीं होगी, रियर स्टेयरकेस ऑपरेशनल रहना चाहिए, कैबिन लाइट्स बंद रहेंगे और बीच रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं होगा, सिर्फ रिफ्यूल के लिए रीनो में। पायलट जानते थे कि ये अनयूजुअल डिमांड्स हैं। कमर्शियल फ्लाइट इतनी लो एल्टीट्यूड और स्लो स्पीड पर कभी नहीं उड़ती, लेकिन कूपर को क्लियरली बोइंग 727 की टेक्निकल नॉलेज थी। सियाटल एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक आया और प्लेन रिफ्यूल करने लगा, लेकिन हैवी रेन और ग्राउंड स्टाफ की गलती से रिफ्यूलिंग बहुत धीमी हो रही थी। कूपर इरिटेशन में था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। उसने फ्लोरेंस से मुस्कुराकर कहा, तुम बैठ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस मानो। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जिसने प्लेन हाईजैक किया है, वो विस्की पीते हुए कैजुअली बातें कर रहा है, जैसे यह कोई बोर्डरूम नेगोशिएशन हो। आखिरकार रात के 10 बजे प्लेन रनवे पर रेडी था। कूपर ने होस्टेसेस को पीछे बुलाया और कामली कहा, तुम लोग कॉकपिट में रहो, पीछे मत आना। उसने अपनी ब्लैक टाई लूसन की, शर्ट की कॉलर खोली और अपने ब्रीफकेस को साइड में रखा। प्लेन ने सियाटल से उड़ान भरी और अब उसका नया डेस्टिनेशन था मेक्सिको सिटी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद कूपर अपनी सीट से उठा। वह काम था, लेकिन उसके हर स्टेप में फोकस था। उसने अपने साथ लाए पैराशूट में से एक को खोला, हार्नेस चेक किया और उसे पहन लिया। उसने कैश वाले बैग को खोला और बंडल्स निकाले। कुछ नोट्स को उसने इनर पॉकेट्स में भरा, बाकी को बैग में सिक्योर किया और फिर बैग को पैराशूट हार्नेस से टाइट बांध लिया। कॉकपिट में बैठी होस्टेस टीना मकलो ने बाद में कहा था कि कूपर बीच बीच में उन्हें चेक करने आता था, बस ये कंफर्म करने की सब उसके इंस्ट्रक्शंस मान रहे हैं। बाहर वेदर खराब हो रहा था। प्लेन स्टॉर्मी क्लाउड्स में एंटर कर चुका था। थंडर और हैवी रेन खिड़कियों से दिखाई दे रहे थे। कूपर पीछे गया और रियर स्टेयरकेस खोलने लगा। कॉकपिट में बैठे क्रू ने लाउड नॉइज सुनी, जैसे हवा अचानक अंदर खींची जा रही हो। को पायलट ने इंटरकॉम से पूछा, मिस्टर कूपर, क्या सब ठीक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एयर प्रेशर अचानक गिरा। प्लेन हल्का टिल्ट हुआ और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स ने सडन प्रेशर ड्रॉप रिकॉर्ड किया। रात 8:13 पर प्लेन ने एक शार्प बम्प महसूस किया, जैसे कोई भारी चीज अचानक नीचे गिर गई हो। क्रू समझ गए, कूपर प्लेन से कूद चुका है। नवंबर की ठंडी रात, 10,000 फीट की ऊंचाई, तेज हवा और भारी बारिश। ऐसे हालात में पैराशूट से कूदना मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन कूपर उस अंधेरे आसमान में गायब हो चुका था। कुछ घंटे बाद प्लेन रीनो, नेवाडा उतरा। FBI एजेंट्स तुरंत अंदर घुसे और हर कोना सर्च किया, लेकिन कूपर नहीं था। बस उसके पीछे रह गए थे उसकी ब्लैक टाई और कुछ फिंगरप्रिंट्स। डैन कूपर अब हवा में गायब हो चुका था और उसी रात एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री ऑफिशियली शुरू हो गई। सियाटल की ठंडी और बारिश भरी रात, रीनो, नेवाडा की कड़कड़ाती ठंड। फ्लाइट 305 धीरे धीरे रनवे पर उतरा। चारों तरफ FBI, पुलिस और ग्राउंड स्टाफ पहले से ही तैनात थे।
सबको पता था कि यह कोई सामान्य उड़ान नहीं थी। जैसे ही प्लेन रुका, FBI एजेंट्स हाथों में फ्लैशलाइट्स और वेपन्स लेकर तेजी से अंदर घुसे। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि अब वो उस रहस्यमयी हाईजैकर को पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैबिन सर्च करना शुरू किया, सामने था सिर्फ थका हुआ क्रू और खाली सीट्स। डैन कूपर कहीं नहीं, मानो वो हवा में घुल गया हो। एजेंट्स ने प्लेन का कोना कोना छान डाला, सीट्स के नीचे, ओवरहेड कंपार्टमेंट्स, लैबोरेटरी, हर जगह। लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं। पीछे छूटे सिर्फ कुछ अजीब सबूत। उसकी लूसन की हुई काली टाई, एक पेयर सनग्लासेस और विस्की का खाली ग्लास। बस इतना ही। कॉकपिट में एजेंट्स ने पायलट और क्रू से पूरी कहानी सुनी। सबने एक ही बात दोहराई, कूपर बेहद काम था। उसने पैसे और पैराशूट्स बड़े आराम से लिए, यात्रियों को बिना नुकसान पहुंचाए रिलीज कर दिया और फिर रियर स्टेयरकेस खोलकर रात के अंधेरे में कूद गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वो कूदा कहां? प्लेन सियाटल से मेक्सिको की ओर जा रहा था और बीच रास्ते में कूपर ने पैराशूट डिप्लॉय किया था। 8:13 PM पर कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स ने एक अचानक झटका रिकॉर्ड किया था। सबको यकीन था कि यही वह मोमेंट था जब कूपर ने छलांग लगाई। लेकिन उसके नीचे क्या था? सिर्फ डेंस जंगल, नदियां, ऊंचे पहाड़ और नवंबर की हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी रात। FBI ने तुरंत मैप पर फ्लाइट पाथ मार्क किया। रेडर डेटा और कॉकपिट लॉग्स का बारीकी से एनालिसिस हुआ। कंक्लूजन निकला, कूपर ने वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट हिस्से में कहीं जंप किया। अगली सुबह से ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर्स आसमान में गूंजने लगे। ग्राउंड सर्च पार्टीज डेंस जंगलों और नदियों को खंगालने लगी। गांव-गांव जाकर पूछताछ हुई। लेकिन हफ्तों की मेहनत के बावजूद कूपर का कोई ट्रेस नहीं मिला। इस बीच FBI ने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। हाईजैकर को दिए गए $200,000 रैंसम के हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया था। आइडिया यह था कि जैसे ही कूपर पैसे खर्च करेगा, वो पकड़ा जाएगा। बैंकों और दुकानों को अलर्ट कर दिया गया, अगर कोई सस्पिशियस $20 बिल्स लेकर आए तो तुरंत इन्फॉर्म करो। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और एक भी नोट सर्कुलेशन में नहीं मिला। प्रेस ने इस केस को नाम दिया द मिस्ट्री ऑफ DB कूपर। असल में उसने टिकट डैन कूपर के नाम से खरीदा था, लेकिन प्रेस की एक गलती से वो DB कूपर बन गया और यही नाम लेजेंड बन गया। इन्वेस्टिगेटर्स सस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट बना रहे थे। वियतनाम वॉर वेटरन्स, एक्स पैराट्रूपर्स, एयरलाइन एम्प्लॉयज, डेंजरस क्रिमिनल्स, हर किसी को इंटेरोगेट किया गया। लेकिन हर बार या तो एविडेंस कम मिला या स्टोरी मैच नहीं हुई। क्रू मेंबर्स, खासकर एयर होस्टेसेस फ्लोरेंस और टीना, बार बार यही बताती, वो काम था, चार्मिंग भी, लेकिन डेंजरस भी। उसे प्लेन्स और पैराशूट्स की पूरी जानकारी थी। वो कोई एमेटर नहीं था। इससे FBI का शक और गहराया कि शायद वो ट्रेंड मिलिट्री पैराट्रूपर था। वियतनाम वॉर में ऐसे हजारों थे, क्या वो उन्हीं में से कोई था? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मीडिया ने इस केस को नेशनल ऑब्सेशन बना दिया। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बस कूपर थी, अमेरिका's स्काईजैकर, द मैन हु वैनिश्ड। टीवी पर लगातार डिबेट्स होती। पब्लिक की नजर में कूपर अब क्रिमिनल से ज्यादा हीरो बनने लगा। उसने किसी पैसेंजर को हर्ट नहीं किया, उसने कामली सब कुछ एग्जीक्यूट किया। वो रॉबिन हुड जैसा मास्टरमाइंड था। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी डेयरिंग एक्ट को लेजेंड की तरह देखा जाने लगा। लेकिन FBI के लिए यह ह्यूमिलिएशन था। इतनी एजेंसीज, इतना मैन पावर, इतना पैसा और हाईजैकर हवा में गायब। DB कूपर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक लेजेंड बन चुका था। एक ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थी FBI लाख कोशिशों के बावजूद सुलझा नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, शक की सुई कई अलग अलग लोगों की तरफ घूमी। सबसे पहले FBI ने मिलिट्री बैकग्राउंड वाले लोगों पर ध्यान दिया, क्योंकि कूपर को बोइंग 727 के बारे में ऐसी अनयूजुअल जानकारी थी जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उसे पता था कि रियर स्टेयरकेस उड़ान के दौरान डिप्लॉय की जा सकती है। उसे पैराशूट यूज करने का तरीका आता था और उसने प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड भी उसी हिसाब से रखी थी जो पैराशूट जंप के लिए परफेक्ट थी, 10,000 फीट और 170 नॉट्स। यह नॉलेज किसी एमेटर के पास नहीं हो सकती थी। FBI को लगा कि वो शायद एक्स पैराट्रूपर या वियतनाम वॉर का कोई वेटरन है। लेकिन दिक्कत यह थी कि ऐसे हजारों लोग थे और सबको चेक करना नामुमकिन था। कुछ ही महीनों बाद 1972 में एक और एयरप्लेन हाईजैकिंग हुआ। एक आदमी ने प्लेन हाईजैक किया, पैराशूट लिया और हवा में कूद गया। उसका नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मैककॉय। वो आर्मी वेटरन था और हेलीकॉप्टर पायलट भी।
जब FBI ने उसे पकड़ा और उसकी प्रोफाइल कंपेयर की तो बहुत सी बातें मैच करती थीं। लेकिन जब एयर होस्टेसेस ने मैकॉय को देखा तो उन्होंने साफ कह दिया, ये वो आदमी नहीं है। कूपर की उम्र लेट 40s लग रही थी, जबकि मैकॉय सिर्फ 29 साल का था। फिर सामने आया एक और नाम, शेरिडन पीटरसन, बोइंग कंपनी का फॉर्मर एम्प्लॉई, पैराग्लाइडिंग का शौकीन, एडवेंचरस लाइफस्टाइल वाला आदमी। उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी थी और साहस भी, लेकिन उसका कोई सीधा लिंक पैसे या हाईजैकिंग से नहीं जुड़ पाया। बिना कॉन्क्रीट एविडेंस FBI कुछ कर भी नहीं सकती थी। सालों बाद 2000s में एक और शक FBI की लिस्ट में उभरा, केनेथ क्रिश्चियनसन। वो उसी एयरलाइन का फॉर्मर फ्लाइट अटेंडेंट था और बाद में मैकेनिक भी बना। उसकी उम्र और पर्सनालिटी कूपर से मैच करती थी। उसके पास अचानक पैसा भी आया था और उसने गोल्ड कॉइन्स खरीदने शुरू कर दिए थे। इस बीच 1980 में एक नई रहस्यमयी घटना घटी। कोलंबिया रिवर के किनारे एक छोटा लड़का खेलते खेलते रेत में दबे हुए कुछ बंडल्स पर जा पहुंचा। अंदर से $20 बिल्स निकले। FBI ने जांच की और सीरियल नंबर्स मैच हुए। ये वही नोट्स थे जो कूपर को दिए गए थे। लेकिन अब सवाल खड़ा हुआ, वो पैसे वहां कैसे पहुंचे? क्या कूपर कूदने के बाद नदी में गिर गया और डूब गया, या फिर उसने खुद वहां जाकर पैसे छिपा दिए थे? लोगों की थ्योरीज भी दो हिस्सों में बंट गईं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस रात का मौसम बेहद खराब था। ठंडी हवाएं, भारी बारिश, डेंस जंगल और अंधेरा। इन परिस्थितियों में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। उनके मुताबिक कूपर कूदने के बाद हाइपोथर्मिया या क्रैश की वजह से मारा गया। दूसरी तरफ कई लोग मानते थे कि कूपर सिर्फ ब्रिलियंट मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि बहुत लकी भी था। वो प्रिपेयर्ड था। शायद उसका कोई अकॉम्प्लिस ग्राउंड पर इंतजार कर रहा था। कुछ लोग तो यहां तक मानते थे कि कूपर एयरलाइन का ही इंसाइडर था। बोइंग 727 की हर डिटेल नॉलेज, काम एग्जीक्यूशन और कॉन्फिडेंस देखकर लगता था कि वो कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, थ्योरीज और भी वाइल्ड होती चली गईं। कोई कहता कूपर कनाडा भाग गया, कोई मानता कि वो साउथ अमेरिका में लग्जरी लाइफ जी रहा है। आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन DB कूपर का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में अब भी वही रहस्य, वही रोमांच तैरने लगता है। सोचिए, एक आदमी जिसने 1971 में भरी हुई फ्लाइट को कामली हाईजैक किया, $200,000 लिए, पैराशूट पहना और ठंडी बारिश भरी रात में आसमान से कूदकर हमेशा के लिए गायब हो गया। कूपर की कहानी सिर्फ क्राइम हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि वो धीरे धीरे पॉप कल्चर का आइकॉन भी बन गया। हॉलीवुड से लेकर टीवी शोज तक उसकी छवि हर जगह नजर आई। यहां तक कि अमेरिका में हर साल कूपर डे मनाया जाने लगा, जहां लोग पैराशूट्स पहनकर पार्टीज करते हैं, जैसे वो खुद उस रात के थ्रिल को दोबारा जी रहे हों। कूपर अब सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, वो एक फोल्क हीरो जैसा बन गया, एक ऐसा आउटलॉ जिसने अपनी स्मार्टनेस से पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। लेकिन दूसरी तरफ FBI के लिए यह केस ह्यूमिलिएशन था। यह उनकी सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बन गया। सालों की इन्वेस्टिगेशन, हजारों सस्पेक्ट्स की पूछताछ, करोड़ों डॉलर का खर्च, लेकिन कोई नतीजा नहीं। और आखिरकार 2016 में FBI ने यह केस ऑफिशियली बंद कर दिया। लेकिन भले ही FBI ने अपनी फाइल बंद कर दी, दुनिया के लिए यह कहानी कभी बंद नहीं हुई। आज भी इंटरनेट फोरम्स पर लोग इस केस पर डिस्कस करते रहते हैं। शायद कूपर सरवाइव नहीं कर पाया, शायद वो उस ठंडी रात जंगलों और नदियों के बीच कहीं गिरकर हमेशा के लिए खो गया, या शायद वो बच निकला और अब किसी नए नाम से दुनिया के किसी कोने में जिंदगी जी रहा है। आज भी जब कोई फ्लाइट में बैठा आसमान की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में वही सवाल आता है, क्या सच में कोई आदमी प्लेन से पैराशूट पहनकर रात के अंधेरे में गायब हो सकता है? और तभी याद आता है, हां, एक आदमी था, उसका नाम था DB कूपर।